Yes. Hello, students. Am I audible and visible to all of you? फटाफट से रिप्लाई करेंगे. Am I audible and visible to all of you? Okay. So, hello students. I welcome all of you on my world of logics. आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में. So, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पार्ट 5, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है. सर, आप हर लेक्चर में यही कहते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है. यस बेटा, क्योंकि हर एक लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो आपके आगे की लॉ की जर्नी तय करेगा कि आप लॉ को किस तरीके से समझते हैं. पिछली क्लास में हम लोगों ने रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया था. रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट में, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे आज के 2 रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. सबसे पहले रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में हमने पढ़ा था कि रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि जब वर्ड्स आपको लिटिल कंस्ट्रक्शन से समझ में ना आए तो आपको अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना है. और कॉमन सेंस अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन को पास करने के पीछे लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन था. सो जनरली जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं लॉ में, वो उसके ऑर्डिनरी, नेचुरल, पॉपुलर और ग्रामेटिकल सेंस में समझा जाना चाहिए. लेकिन अगर वहां से क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो हमें अपना कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा और देखना होगा कि लॉ मेकर्स का क्या इंटेंशन रहा है इस पर्टिकुलर प्रोविजन को डालने के पीछे. इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें तो कोर्ट की ड्यूटी है कि आपको लेजिस्लेचर का इंटेंशन पहचानना है कि लेजिस्लेचर ने एक पर्टिकुलर एक्ट या एक पर्टिकुलर प्रोविजन किस इंटेंशन से, किस मकसद से पास किया था. इसमें हम लोगों ने कुछ एग्जांपल और केस लॉ देखा था. इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था आर वर्सेस एलन का, जिसमें सेक्शन 57 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्संस एक्ट 1861 में ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी पहली पत्नी या पहले पति के जिंदा होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता. मतलब यहाँ पे बाइगेमी को ऑफेंस करार दिया गया था. एलन एलन जो कि ये एक कल्प्रिट था इस पर्टिकुलर केस में, उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि आपने दूसरी शादी की है अपनी पहली पत्नी के जिंदा होते हुए. एलन का कंटेंशन ये था कि माय लॉर्ड, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी पहली पत्नी जिंदा थी. और दूसरी बात ये है कि दूसरी मैरिज जो की है वो तो लीगल है ही नहीं, और जब वो लीगल ही नहीं है तो मैरिज किस बात की, और जब मैरिज ही नहीं है तो बाइगेमी का चार्ज कैसे लगेगा. कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, ऐसा है कि आपने जो शादी की है दूसरी पत्नी से, वो आपने पूरी रीति रिवाज से की है, तो भले ही वो मैरिज लीगल ना हो, लेकिन फिर भी जो सामाजिक रीति रिवाज से जो आपने शादी की है वो मान्य होगी, और इस वजह से आपके ऊपर बाइगेमी का चार्ज बनता है. इसके बाद हम लोगों ने एक और केस पढ़ा था, दैट इज तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह का. तो तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह में क्या हुआ था कि तीरथ सिंह ने बचित्तर सिंह के इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए थे. तीरथ सिंह जो कि पिटिशनर था, उसने बचित्तर सिंह के इलेक्शन को करप्ट प्रैक्टिसेस के ग्राउंड्स पे चैलेंज किया था. तीरथ सिंह ने इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया, और इलेक्शन पिटीशन में उन्होंने लिखा कि बचित्तर सिंह ने जो इलेक्शन जीता है वो इनवैलिड है. क्यों? क्योंकि इसने करप्ट प्रैक्टिसेस की है और भी बहुत सारे. इलेक्शन कमीशन ने या इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि भाई साहब, आपने जो इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया है ना, ये प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, और इस वजह से आपका ये इलेक्शन पिटीशन रिजेक्ट किया जाता है. मतलब इनका मेन फोकस बचित्तर सिंह के इलेक्शन विनिंग पे नहीं था कि वो सही है या गलत है. उनका मेन फोकस था कि तीरथ सिंह ने जो फॉर्मेट दिया वो गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के जो फैसले थे उसको पलट दिया और कहा कि अगर
सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पे किसी चीज को रिजेक्ट करना ये सही नहीं है। आपको सब्सटेंटिव लॉ पे फोकस करना है, न कि टेक्निकल एरर पे फोकस करना है। तो इस तरीके से कोर्ट ने रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यहाँ पे मेन मकसद ये है कि बचत्तर सिंह ने जो विजय हासिल की है उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे अगर करप्ट प्रैक्टिस है तो उसके इलेक्शन को रद्द किया जाना चाहिए, और ना कि तीरथ सिंह के इलेक्शन पिटीशन को सिर्फ इस ग्राउंड पे रिजेक्ट कर दिया जाए कि उसने अपनी कुछ फॉर्मेट या प्रिस्क्राइब फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं की है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। आई होप आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पे। बहुत मजेदार होने वाला है बेटा आज का भी टॉपिक, बिल्कुल पिछले टॉपिक्स की तरह। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू द रिमेनिंग टू रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन के दो रूल्स आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन विल बी your rule of हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब ध्यान से समझिएगा, तीन रूल है, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन और रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तीनों पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है? हार्मोनी का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, बिल्कुल ही कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए, एकदम प्यार से रहें, उसको हम कहते हैं हार्मनी। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है समझिएगा। कभी कभी होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक्ट के दो प्रोविजंस जो हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, विरोधाभासी कहते हैं। तो जब दो पर्टिकुलर प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होंगे तो अदालत जो है वो या कोई भी दूसरा व्यक्ति तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इसको सही माने या इसको सही माने, क्योंकि दोनों ही एक पर्टिकुलर लॉ के हिस्से हैं। अगर आप एक को सही ठहरा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे को गलत ठहरा रहे हो, जबकि दोनों एक ही एक्ट के हिस्से हैं, दोनों एक ही लॉ के हिस्से हैं। तो जब भी एक पर्टिकुलर लॉ के दो प्रोविजन के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता है, तो यहां रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई होता है। और रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एक बीच का रास्ता निकालता है, और उस बीच के रास्ते में वो ये कहता है, वो इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करता है कि दोनों की इज्जत बच जाए। अब ये प्रोविजन जो है ये बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा एक केस लॉ से, और वो केस लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल भी है। तो आइए रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन को एक एग्जांपल के साथ से समझते हैं। ठीक है, हुआ क्या कि एक केस था राजकृष्ण वर्सेस पिनोद कनुंगो, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1954, सुप्रीम कोर्ट 202-203। इस केस के अंतर्गत रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंडिया एक्ट 1951 के दो प्रोविजन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे आपस में। एक तरफ था सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 जो ये कहता था कि जो भी सरकारी मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी भी इलेक्शन कैंडिडेट को मात्र नॉमिनेशन में ही असिस्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अ गवर्नमेंट कैन असिस्ट एनी कैंडिडेट फॉर फाइलिंग अ नॉमिनेशन इन इलेक्शन। क्या मतलब हुआ सर इसका? अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है बेटा, तो कोई भी कैंडिडेट जो होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति खड़ा है इलेक्शन के लिए। अब उस व्यक्ति को नामांकन दाखिल करना होता है, नॉमिनेशन फाइल करना होता है, तो उसके लिए प्रस्तावक के तौर पे कुछ लोगों की हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी इलेक्टोरल कैंडिडेट को क्या कर सकता है? नॉमिनेशन में असिस्ट कर सकता है। ये सेक्शन 33 सबसेक्शन 2 कहता था। इसके जस्ट ऑपोजिट सेक्शन 123 सबसेक्शन 8 क्या कहता था? ये कहता था कि सिवाय वोट डालने के एक गवर्नमेंट सर्वेंट किसी भी दूसरे तरीके से किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में असिस्ट नहीं कर सकता है। मतलब ये कि वो एक पर्टिकुलर इलेक्शन में, मतलब वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सिर्फ अपना वोट डाल के ही उसकी मदद कर सकता है, उसके अलावा वो किसी भी दूसरी तरीके से असिस्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गवर्नमेंट सर्वेंट आप देखोगे तो इलेक्शन में गवर्नमेंट सर्वेंट के ही हाथों में रहता है पूरा इलेक्शन। तो अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ही किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के प्रति पार्शियल हो जाए तो फिर ये तो गलत हो जाएगा।
तो यहां पे अब देखिए कि दोनों सेक्शन अलग अलग बातें कर रहे हैं। सेक्शन 33 सब सेक्शन 2 कहते हैं कि नॉमिनेशन किया जा सकता है। सेक्शन 123(8) कह रहा है कि आप वोटिंग के अलावा और किसी भी दूसरे तरीके से असिस्ट नहीं कर सकते। इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि सेक्शन 123(8) कह रहा है कि आप नॉमिनेशन में असिस्ट नहीं कर सकते हो। अब किसकी बात माने, सेक्शन 33 की बात माने या 123 की बात माने? तो यहां पे अदालत ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया, और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कीपिंग इन माइंड both the section 33 and 123, we conclude that a government servant can assist any particular candidate for both nomination as well as casting his vote in the election and not any other टाइप। मतलब ये कि किसी की नॉमिनेशन और वोट, बस ये दो ही तरीके से वो असिस्टेंस कर सकता है। इसके अलावा किसी भी दूसरे तरीके से इलेक्शन में खड़ा हुआ कैंडिडेट को एक गवर्नमेंट सर्वेंट असिस्ट नहीं कर सकता है। तो यहां पे दोनों सेक्शन की इज्जत बच गई। यस और नो? ये हो गया रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कोई डाउट है बेटा इसमें? एकदम सिंपल, सिंपल सोबर। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है। सो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पहला पॉइंट है एप्लीकेशन। ये रूल अप्लाई होता है जब दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस के बीच में कंफ्लिक्ट होता है। दिस रूल इज एप्लीकेबल व्हेन देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर प्रोविजंस ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ। कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग याद रखिएगा। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कहता है कि आपको किसी भी कानून को उसके संपूर्ण तरीके से पढ़ना है। मतलब ये कि आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को आइसोलेशन में नहीं पढ़िएगा। द एक्ट मस्ट बी रेड एज अ होल। What is the duty of the court? It is the duty of the court to avoid head-on clash between the different sections of the same act। मतलब ये कि जब एक ही एक्ट के, एक ही लॉ के अलग अलग सेक्शंस आपस में भिड़ जाते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको अलग अलग करना। जैसे दो लोग जब लड़ रहे होते हैं तो कुछ लोग आते हैं ना, दोनों को पकड़ लेते हैं, एक इधर खींच रहा है, एक उधर खींच रहा है, ताकि लड़ाई छोड़ दे, है ना। तो ये हेड ऑन क्लैश जो है उसको अवॉइड करने के लिए कोर्ट को ऐसा इंटरप्रिटेशन करना होगा जिससे कि दोनों की इज्जत बच जाए। तो इंटरप्रिटेशन किस तरीके से होगा? इफ द टू प्रोविजंस कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड विद ईच अदर देन द इंटरप्रिटेशन मस्ट बी डन इन सच अ मैनर दैट इट गिव्स इफेक्ट टू बोथ द सेक्शन। तो अगर दो प्रोविजन को आप मिला नहीं सकते हो और दोनों अलग अलग हैं, विरोधाभासी हैं, तो आपको इस तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है कि दोनों का इफेक्ट बना रहे और पर्पस भी फुलफिल हो जाए, जैसे हम लोगों ने इस केस में देखा था। ठीक। In this case, the following two provisions of Representation of Peoples Act 1951 were in conflict. Section 33 subsection 2 states that according to this section, a government servant can assist any candidate for filing a nomination in election. Section 123(8) states that a government servant cannot assist the candidate in election except casting his vote. After that, the above two provisions of the same act are in contravention of each other. The Supreme Court applied the rule of harmonious construction and held that a government servant can assist a candidate by casting his vote as well as nomination, and forbid him to assist the candidate in any other manner. इन दो के अलावा और किसी भी तरीके से वो असिस्ट नहीं कर सकता है। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, दैट इज रूल ऑफ एजेसडम जनरेस। ठीक है, रूल ऑफ एजेसडम जनरेस। अब ये रूल ऑफ इजेसडम जनरेस क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अरे यार ये क्या चालू हो गया? तो इजेसडम जनरेस शब्द का मतलब क्या है? तो इजेसडम जनरेस शब्द का मतलब होता है ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज, एक जैसे प्रकृति के लोग। ये इजेसडम जनरेस का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंसानों की एक प्रजाति है, जानवरों की एक अलग प्रजाति है। जानवरों में भी
पानी में रहने वाले जीव की अलग प्रजाति है, जमीन पे रहने वाले जानवरों की अलग प्रजाति है। इसका मतलब यह है कि सभी की अपनी अपनी प्रजाति है। उसी प्रकार से कानून में कुछ ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं जो एक प्रकृति के होते हैं। अगर उसमें कोई ऐसा शब्द आ जाए जो किसी दूसरे प्रकृति का है तो उसे हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे उसके बारे में बताया। सर क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस वाले में, ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दूंगा तो समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल के ये रूल समझ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि ये एक इमेजिनरी एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा कोई मोटर व्हीकल्स एक्ट में प्रोविजन है या नहीं, सिर्फ इमेजिनरी एग्जाम्पल है जो मैंने बनाया है। मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल कि मोटर व्हीकल्स एक्ट है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्या लिखा है? मोटर व्हीकल्स एक्ट में ये लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रक, ध्यान से समझना, ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो, बाइक एटसेट्रा से अगर एक्सीडेंट करता है तो उसे मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट मिलेगी। तो रूल ऑफ इजम जेनरिस के हिसाब से ये जो जनरल वर्ड है, यहां पे अब दो शब्दों की बात होगी, एक जनरल वर्ड और दूसरा स्पेसिफिक वर्ड। यहां पे एटसेट्रा का मतलब क्या है? आदि, ट्रैक्टर, ट्रक, बस, ऑटो, बाइक एटसेट्रा। अब ये एटसेट्रा में क्या क्या आएगा तो समझना। इस प्रोविजन के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो या बाइक से किसी का एक्सीडेंट करता है तो फिर वो मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रेल के थ्रू किसी का एक्सीडेंट करता है, शिप के थ्रू एक्सीडेंट करता है, एरोप्लेन के थ्रू एक्सीडेंट करता है, किसी भी दूसरे और मोड में एक्सीडेंट करता है, तो क्या वो मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल होगा? क्योंकि एटसेट्रा शब्द लिखा हुआ है। एटसेट्रा में तो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो सब आ जाने चाहिए। यस, फटाफट से बताइए, आप क्या कहते हैं? आपके हिसाब से क्या होता है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर किसी प्रोविजन में लिखा है अ पर्सन कॉजिंग एक्सीडेंट बाय ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो, रिक्शा etc, then whether this etc word also includes accident through railway, एरोप्लेन और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? फटाफट कमेंट पे बताइएगा मुझे। और हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं, रीजन के साथ, बिना रीजन के बात नहीं करेंगे। फटाफट से बताइए, क्या एटसेट्रा वर्ड में रेलवे, एरोप्लेन? आई डेंट गेट द क्वेश्चन। मेरा प्रश्न सिंपल सा ये है बेटा, एक प्रोविजन लिखा है कि एक व्यक्ति अगर ट्रक, ट्रैक्टर, बस, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एटसेट्रा से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट करता है तो उसे मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत पनिशमेंट मिलेगी। अब एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन चला रहा था, ट्रेन से एक व्यक्ति का एक्सीडेंट कर दिया, या शिप चला रहा था, शिप से एक्सीडेंट कर दिया, तो क्या वह व्यक्ति मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत पनिशेबल होगा या नहीं होगा? क्योंकि एटसेट्रा वर्ड में तो कितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ सकते हैं ना, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है। तो क्या एटसेट्रा वर्ड के अंतर्गत ट्रेन, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन ये सब भी आएगा? नो, ट्रेन इज नॉट अ प्राइवेट एसेट। अब यहां पे बात प्राइवेट एसेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट एसेट? भाई क्या बस प्राइवेट एसेट होती है? सरकारी अगर बस चल रही है तो क्या वो प्राइवेट एसेट में आएगा? अगर क्या शिपिंग कंपनी, अगर किसी प्राइवेट कंपनी का शिप है और शिप एक्सीडेंट कर देती है तो फिर क्या वो एक्सीडेंट मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत आएगा? जो आप रीजन दे रहे हो उस पर मेरा क्वेश्चन है। आई होप आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं।
थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि चलिए ट्रेन जो है वो ट्रेन से अगर कोई एक्सीडेंट करता है तो मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं आएगा इस पर्टिकुलर लाइन के हिसाब से। लेकिन क्या रीजन है? आपने जो रीजन दिया वो करेक्ट नहीं, और क्या रीजन हो सकता है? इसमें क्वेश्चन ये है कि एटसेट्रा वर्ड में क्या क्या आएगा, ये कैसे पता चलेगा? भाई एटसेट्रा लिख दिया मतलब तो कुछ भी आ सकता है ना। सोचिए और जवाब दीजिए। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा, और जिनके में पेशेंस नहीं है वो फॉरवर्ड करके आंसर आगे चल के देख लीजिएगा। हाँ, स्थिति कह रही है नो सर बिकॉज द ट्रेन इज नॉट ओन्ड बाय एनीवन एंड इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एनी अदर व्हीकल रनिंग ऑन रोड। वेरी गुड, स्थिति के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपने जो सेकंड रीजन दिया ना वो सही है, फर्स्ट रीजन जो दिया वो गलत है कि कोई भी दूसरा व्हीकल जो रोड पे चल रहा है ये उसकी बात करी। अब ये आपने कैसे इंटरप्रेट किया तो ध्यान से समझिएगा। यहां पे ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो, बाइक ये सब स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, जबकि जो वर्ड एटसेट्रा है ये जनरल वर्ड है। अब आपको जब भी जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन करना होगा तो आप रूल ऑफ इजेसडम जनरस अप्लाई करेंगे। आप इंपॉर्टेंस समझिए इस रूल का कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई जनरल वर्ड का एप्लीकेशन करना है या जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन करना है तो उस जनरल वर्ड का इंटरप्रिटेशन रूल ऑफ इजेसडम जनरस के अकॉर्डिंग होगा। और यहां पे हम ये देखेंगे कि एक पर्टिकुलर जनरल वर्ड के पहले स्पेसिफिक वर्ड्स जो दिए गए हैं उसका क्या नेचर है। तो अगर आप देखिए तो ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो और बाइक में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? बताइए। ट्रक, ट्रैक्टर, बस, ऑटो और बाइक में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? तो आपको ये कॉमन दिख रहा होगा कि ये सभी के सभी रोड पे चलते हैं। ट्रक भी रोड पे चलता है, ट्रैक्टर भी रोड पे चलता है, बस भी, ऑटो भी, बाइक भी, सब रोड पे चलते हैं। लेकिन रेलवे, शिप, एरोप्लेन या कोई भी दूसरा व्हीकल रोडवेज के अलावा वो रोड पे नहीं चलता है। इसीलिए ये जो एटसेट्रा वर्ड है इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि एटसेट्रा वर्ड में सिर्फ वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आएंगे जो रोडवेज से रिलेटेड हैं, ना कि किसी भी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज द rule of Igesdom generis. Anyone having any kind of doubt? नो डाउट, वेरी गुड। सो गाइज ये है हमारा प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। पांचों प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें पहला था रूल ऑफ लिटिल कंस्ट्रक्शन, दूसरा था हिडन्स रूल, मिस्चीफ हिडन्स रूल या मिस्चीफ रूल या पर्पसिव रूल, तीसरा था रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, चौथा था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और पांचवा था रूल ऑफ इजेसडम जनरस। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोगों को फॉर्मेट ध्यान रखना है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में समझाएंगे उस पर्टिकुलर रूल का क्या मतलब है, दूसरा उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे और तीसरा केस लॉ होंगे। ठीक है, जय श्री राम। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ना एक प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आएगा ही। सबसे ज्यादा जो चांस होता है आने का वो होता है हिडन्स रूल का। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही आएगा। आप ये समझ लीजिए कि वो ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन में क्लास टेस्ट लेता हूं तो बच्चे पढ़ते कैसे हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सर नहीं देंगे, ये बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहे थे यही वाला देंगे। I always set the paper keeping in mind what institute may set, and institute का एक प्रिंसिपल है, स्टूडेंट से वो इनडायरेक्टली कहती है ऑलवेज एक्सपेक्ट
द अनएक्सपेक्टेड, कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं वही आपके साथ हो सकता है, और वही मैं टेस्ट में भी करता हूँ। जहां बच्चों को मुझे पता चल जाता है, माइंडसेट समझ जाता है कि बच्चे को कहाँ लग रहा होगा कि ये नहीं देंगे, बच्चे को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और वही क्वेश्चन मैं टेस्ट में देता हूँ। क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर करा देना कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना लो। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो गाइज आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर होगा, जितने बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। आप इस वीडियो पे जरूर अपनी राय दीजिएगा। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का पूरा चैप्टर मैं यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, मेरे साथ बने रहिएगा इस चैप्टर में, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको JIGL का पूरा कोर्स परचेज करना है दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए, तो आप परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ऐप में जाके परचेज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही गाइज, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। और अगली क्लास में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स मिलेंगे, अजीबो गरीब शब्द मिलेंगे, और आपको लगेगा भयावह है ये, बिल्कुल डरावना सा है ये, लेकिन बहुत ही इजी वे में हम लोग उसे समझेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स दिखने में भयानक लगता है, पढ़ने के बाद बहुत इजी लगता है, और अप्लाई करने के बाद मजा ही आ जाता है। इसलिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपका बेस है लॉ का। आप किसी भी प्रकार का लॉ पढ़ रहे हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को पढ़े बिना आप उसे अच्छे से नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने पहला चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स लिया है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्स जो है वो मैं ऐप में अपलोड कर दूंगा, आप नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।